नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका के सीक्रेट मिग-29 लड़ाकू विमानों की कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। अमेरिका ने किस प्रकार रशिया के मिग-29 लड़ाकू विमानों को उड़ाया और किस प्रकार से अमेरिकी सेना आज भी मिग-29 लड़ाकू विमान का उपयोग कर रही है। और दोस्तों, इसी लड़ाकू विमान का उपयोग भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना भी करती हैं। दोस्तों, ये उस समय का सोवियत युग का सबसे ज़बरदस्त 4th जनरेशन फाइटर जेट था और दोस्तों इसका उपयोग अभी भी किया जा रहा है। दोस्तों, अमेरिका ने मिग-29 लड़ाकू विमानों को कैसे उड़ाया? उन्होंने मैकडॉनल्ड डगलस F-15 ईगल और जनरल डायनेमिक्स अपने F-16 फाइटिंग फाल्कन जैसे तात्कालिक नए संयुक्त राज्य अमेरिका के लड़ाकू विमानों का मुकाबला करने के लिए रशिया ने मतलब उस समय के सोवियत युग ने मिकोयान मिग-29 1983 में सोवियत वायुसेना के साथ प्रवेश किया गया था। दोस्तों, इसका नाटो रिपोर्टिंग नाम फुलक्रम है, मतलब मिग-29 फुलक्रम, जिसका नाम नाटो ने दिया है। दोस्तों, ये जुड़वा इंजन वाला लड़ाकू विमान है। ये मिकोयान डिजाइन ब्यूरो द्वारा वायु श्रेष्ठता लड़ाकू विमानों के रूप में विकसित किया गया था। दोस्तों, 16,000 से अधिक का उत्पादन किया गया और मिग-29 चौथी पीढ़ी के सबसे सक्षम लड़ाकू विमान में से एक साबित हुआ। दोस्तों, 4 दशक बाद आज भी सेवा में है, न केवल रूस के साथ बल्कि कई पूर्व सोवियत गणराज्यों के साथ भी। सोवियत गणराज्यों का मतलब जो सोवियत युग मतलब रशिया से टूटकर जो देश बने हैं उनके पास भी ये फाइटर जेट है। दोस्तों, मौजूदा संघर्ष में मिग-29 को रूसी और यूक्रेनी दोनों सेनाओं द्वारा नियोजित किया जाता है। फुलक्रम के निर्यात मॉडल पूर्वी जर्मनी, भारत, ईरान, इराक, लीबिया, पेरू, पोलैंड, सीरिया, सूडान, यूगोस्लाविया को भी बेचे गए। हालांकि एक ऐसा देश है जिससे के मिग-29 के ऑपरेटरों की सूची में होने की उम्मीद नहीं थी, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों, जर्मनी के पुनर्मिलन के बाद लुफ्टवाफे ने मिग-29 को शामिल करना शुरू किया, जो पूर्वी जर्मनी वायुसेना द्वारा संचालित किया गया था। इसके संयुक्त राज्य वायुसेना के पायलटों को एक ऐसे विमान के आमने सामने का आने का अवसर मिला जिसका सामना करना पड़ सकता था यदि शीत युद्ध दूसरी दिशा में चला जाता। दोस्तों, अमेरिकी पायलट हवाई अभ्यास में मिग-29 फुलक्रम का अनुभव करने में भी सक्षम थे और उन्हें तुरंत पता चला कि कम गति पर लड़ी गई कम दूरी की डॉग फाइट में मिग-29 ने इतनी चपलता दिखाई है कि वे अपने संबंधित विमानों में मेल नहीं खा सक रहे हैं। दोस्तों, डॉग फाइट में उस समय मिग-29 ने इतनी स्फूर्ति दिखाई थी कि अमेरिका को इस फाइटर जेट को उड़ाना पड़ा। दोस्तों, आकलन में आगे पाया गया कि 40 मील की दूरी तक की दूरी पर अमेरिकी विमानों को फुलक्रम पर बढ़त हासिल थी, लेकिन 10 मील की दूरी पर वो बहुत बढ़त तेजी से कम हो रही थी और 5 मील की दूरी पर बंद होने तक मिग-29 ने बेहतर गतिशीलता प्रदान की। यह एक फायदा था। दोस्तों, 1991 के अंत में सोवियत संघ के विघटन के बाद ये स्पष्ट हो गया कि आपातकालीन स्थिति खतरनाक रूप से करीबी थी। लगभग 30,000 परमाणु हथियार और एक विशाल हथियार उत्पादन परिसर 4 संप्रभु राज्यों में फैला हुआ था। इसने नन लुगर को ऑपरेटिव थ्रेट रिडक्शन CTR कार्यक्रम शुरू हुआ। दोस्तों, जिसका उद्देश्य सामूहिक विनाश के हथियार को सुरक्षित करना, नष्ट करना था। इस कार्यक्रम के कारण यूक्रेन, बेलारूस और कजाकिस्तान परमाणु हथियार मुक्त हुए। दोस्तों, इन 5 देश के परमाणु सक्षम बनने के बाद दोस्तों एक सामूहिक विनाश कार्यक्रम शुरू किया गया था। दोस्तों, इस कार्यक्रम को CTR कहा गया था। इस कार्यक्रम के तहत जो भी परमाणु मतलब जिस परमाणु डाल सकते हैं, परमाणु बम ड्रॉपिंग कर सकते हैं, जिससे परमाणु हथियार का उपयोग कर सकते हैं, उस चीज़ को नष्ट करना ये काम था CTR का। तो उस समय दोस्तों इस कार्यक्रम के तहत यूक्रेन, बेलारूस और कजाकिस्तान के पास परमाणु हथियार थे। इनको परमाणु मुक्त किया गया और सारे परमाणु हथियार रशिया को दिए गए। लेकिन कांग्रेस ने यह सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए रक्षा विभाग को धन भी प्रदान किया कि परमाणु हथियार या परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम लोग गलत हाथों में न पड़े। मतलब उस समय मिग-29 फाइटर जेट परमाणु हथियार ले जा सकता था और ले जाने में सक्षम था। इसलिए दोस्तों, इसलिए अमेरिका के सेना को कांग्रेस ने अलग से पैसा दिया कि आप किस प्रकार से इसको गलत हाथों में पड़ने से बचाइए, जिसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े तो कीजिए। दोस्तों, नवंबर 1997 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने मोल्दोवा गणराज्य से 21 परमाणु सक्षम मिग-29 विमान खरीदने के लिए CTR फंड का इस्तेमाल किया। मतलब समझ गए, उस समय CTR एक संस्था बनाई गई थी जिसके तहत
देशों को परमाणु मुक्त किया जा रहा था और इस टाइप के परमाणु हथियार जिस किसी भी देश के पास थे उनको नष्ट किया जा रहा था, क्योंकि दोस्तों अमेरिका को ये डर था कि मेरे अलावा और कोई देश सुपर पावर नहीं रहना चाहिए। मतलब अमेरिका का ये फॉर्मूला है कि जब मैं किसी देश को दबा सकूं उस समय दबा सकूं, उसके पास परमाणु हथियार होगा तो हमसे नहीं दबेगा। और भारत को भी इसी तरह परेशान किया गया था 1971 वॉर के समय, उससे पहले 1965 की वॉर के समय। दोस्तों आपको बता दें, चाइना, अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलकर भारत के साथ बहुत बुरा सलूक किया। उस समय केवल एक रशिया ही एक ऐसा देश था जिसने भारत का सपोर्ट किया। और उस समय दोस्तों हम 1965 से हम परमाणु हथियार बनाने में सक्षम थे। चाइना के साथ हमारी उस समय क्वालिटी थी। लेकिन दोस्तों एक मतलब होमी जहांगीर भाभा को एक एयरक्राफ्ट हादसे में मरवा दिया गया। उसके बाद हमारे एक प्रधानमंत्री को भी एयरक्राफ्ट हादसे में मरवा दिया गया। इस प्रकार दोस्तों वो 5 साल और देर हो गया। उसके बाद इमरजेंसी लग गई और उसके बाद फिर 5 साल देर हो गया। फिर CIA ने एक बार जैसे ही परमाणु कार्यक्रम शुरू हो रहा था राजस्थान में, तो उन्होंने वो बिल्कुल वहाँ पर हमला कर दिया। उस समय मतलब छापा डाल दिया और सारे हथियार वगैरह उन्होंने एकत्र कर ले। फिर दोस्तों फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सैटेलाइट को धोखा देते हुए भारत को एक परमाणु सक्षम देश बनाया। इसलिए आज भारत, चाइना, पाकिस्तान किससे डरता नहीं है। तो दोस्तों इसलिए अमेरिका, सभी रशियन जो देश थे या कोई भी दुनिया में देश बच गया था जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम था या उसके पास ऐसा हथियार था, तो उसको CTR के तहत नष्ट किया जा रहा था। दोस्तों उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका को डर था कि मोल्दोवा इन MiG-29 विमानों को परमाणु वितरण क्षमता चाहने वाले किसी देश को बेच सकता है, विशेष रूप से ईरान को। ऐसा तब हुआ जब मोल्दोवन के अधिकारी ने वाशिंगटन को सूचित किया कि इस्लामिक गणराज्य ने विमान में रुचि व्यक्त की है। ईरान पहले से ही MiG-29 का ऑपरेटर रहा था, लेकिन क्विंटल प्रशासन को डर था कि मोल्दोवा के पास जो मौजूद आधुनिक MiG-29C वेरिएंट का इस्तेमाल परमाणु हथियारों की डिलीवरी के लिए किया जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के इसके बदले विमान हासिल करने के सौदे के साथ आगे बढ़ा और मानवीय सहायता के साथ, मतलब एक मानवीय सहायता के रूप में हमेशा अमेरिका धोखा करता आया है, 40 मिलियन का भुगतान किया, जिसमें ट्रक जैसे घातक रक्षा उपकरण शामिल थे। इस खरीद ने संयुक्त राज्य वायुसेना, संयुक्त राज्य नौसेना और संयुक्त राज्य मरीन कोर के स्ट्रेटेजिक जेट लड़ाकू समुदाय को MiG-29 के लिए कामकाजी मूल्यांकन और डेटा और संबद्ध भिन्न वायु युद्ध वारफेयर में उपयोग के लिए प्रदान किए गए। मतलब उनकी वायुसेना को, नौसेना को, मरीन कोर को MiG-29 लड़ाकू विमान प्रदान किए गए कि आप इससे जानकारी हासिल कीजिए कि किस प्रकार से हम इस फाइटर जेट को मार सकें, क्या क्या इसकी कमज़ोरी है, किस प्रकार हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, डॉग फाइट में इसकी क्या ताकत है। और दोस्तों जो इसका C वेरिएंट था वो ही परमाणु सक्षम विमान था, बाकी उसके पहले के वेरिएंट नहीं थे। इसलिए दोस्तों अमेरिका ने ये सारे विमान खरीद लिए। एक तो दोस्तों मोल्दोवा ईरान को नहीं बेच सका, जिससे वो परमाणु सक्षम हथियार लेने में असक्षम हो गया। दूसरा अमेरिका को ये फ़ायदा हो गया कि उसके पास रशियन टेक्नोलॉजी आई है। दोस्तों आपको बता दें, अभी जो F-35 वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग करता है ना, ये टेक्नोलॉजी USSR की है। मतलब उस समय अमेरिका से कई सालों आगे था USSR। और दोस्तों आपको बता दें कि जो MiG-29 फाइटर जेट है वो शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग में माहिर है। मतलब वो बहुत सी कम जगह में टेक ऑफ कर सकता है और वर्टिकल चढ़ाई कर सकता है और बहुत ही घातक स्पीड के साथ। ऐसी कारनामा दुनिया में और कोई फाइटर जेट नहीं कर सकता। दोस्तों 1997 के अंत में MiG-21 जिनमें 14 MiG-29C शामिल थे, ओयो में राइट पैटर्नर्स एयरफोर्स बेस पर नेशनल एयर एंड स्पेस इंटेलिजेंस सेंटर NSIC को सौंपे गए थे। वास्तव में MiG-29 का उपयोग कैसे किया गया ये स्पष्ट नहीं है। मतलब अमेरिका ने उनका उपयोग कैसे किया, क्या किया, ये स्पष्ट नहीं है। कुछ वीडियो जरूर सामने आए पर उसका उपयोग करते हुए। दोस्तों हो सकता है कुछ का परीक्षण किया गया हो, लेकिन अंत में संभवतः अधिकांश को खत्म कर दिया गया। हालांकि अब से कम कुछ मुट्ठी भर को नेलिस एयरफोर्स बेस AFB नेवदा में प्रदर्शित किया जा सकता है। नेवल एयर स्टेशन NAS फलोन नेवदा, गुडफेलो AFB टेक्सास और राइट पैटरसन AFB ओयो में। दोस्तों आपको बता दें कि भारत अभी भी MiG-29 फाइटर जेट का उपयोग कर रहा है और इतने खतरनाक फाइटर जेट का उपयोग भारत कई वर्षों से कर रहा है, मतलब लगभग 40 सालों से। और भारतीय वायुसेना और नौसेना दोनों के पास ये फाइटर जेट हैं।
दोस्तों भारत के मिग 29 फाइटर जेट को हाल ही में अपग्रेड किया गया और उनको अपग्रेड करके 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट में बदल दिया गया। जी हाँ दोस्तों, इन फाइटर जेट को अब इंडियन एयरफोर्स ने श्रीनगर एयरबेस पर मिग 29 फाइटर जेट के स्क्वाड्रन को तैनात किया है। इसे डिफेंडर ऑफ द नॉर्थ कहा जाने वाला यह स्क्वाड्रन मिग 21 फाइटर जेट के स्क्वाड्रन की जगह लिया है। दोस्तों श्रीनगर एयरबेस चीन और पाकिस्तान के करीब है, इसलिए यहाँ मिग 29 की तैनाती अहम है और ये फाइटर जेट अब पाकिस्तान और चीन से आने वाले खतरों का जवाब देंगे। दोस्तों श्रीनगर में तैनात किए गए मिग 29 अपग्रेड किए गए हैं और मॉडर्न फीचर्स से लैस हैं। इनमें लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइलें, नाइट विजन, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग समेत नए फीचर्स जोड़े गए हैं। दोस्तों अब ये फाइटर जेट एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भी कर सकता है। इससे दोस्तों इसकी रेंज कई अधिक बढ़ चुकी है। दोस्तों 2020 में गलवान घाटी में चीन के साथ टकराव होने के बाद लद्दाख सेक्टर में भी मिग 29 तैनात किए गए थे। लद्दाख में चीन की तरफ से इंडियन एयरपोर्ट्स या इंडियन एयर स्पेस का उल्लंघन हुआ तो यही मिग 29 सबसे पहले जवाब देंगे। अधिकारियों के मुताबिक मिग 29 ने लड़ाई के दौरान दुश्मन के एयरक्राफ्ट को जाम करने की भी क्षमता है। दोस्तों स्क्वाड्रन लीडर विपुल शर्मा ने बताया कि श्रीनगर घाटी में इसका एलिवेशन मैदानों की तुलना में ज़्यादा है। यहाँ पर तैनात किए जाने वाले फाइटर जेट का वेट टू थ्रस्ट रेशियो ज़्यादा होना चाहिए, रिस्पॉन्स टाइम कम होना चाहिए और इसमें लंबी दूरी की मिसाइलें होनी चाहिए और मिग 29 इन सभी ज़रूरतों को पूरा करता है। दोस्तों स्क्वाड्रन लीडर शिवम राणा ने बताया कि अपग्रेड किए गए मिग 29 को रात में नाइट विजन गॉगल की मदद से उड़ाया जा सकता है या आसमान में दूसरे एयरक्राफ्ट से फ्यूल ले सकता है, जिससे यह लंबी दूरी तक की उड़ान भर सकता है। और दोस्तों इस फाइटर जेट को जो भारतीय नौसेना मिग 29 फाइटर जेट का उपयोग करती हैं दोस्तों उन्हें मिग 29 के फाइटर जेट कहा जाता है और इसी फाइटर जेट का उपयोग रशिया भी करता है। मिग 29 के उसको दोस्तों ब्लैक पैंथर कहा जाता है और दोस्तों इसकी गति मिग 29 के की 2 मैक की है और लगभग इतनी ही गति वायुसेना में होती है। दोस्तों ये फाइटर जेट दुनिया में पहला ऐसा फाइटर जेट है, बाकी 50,000 से 55,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकते हैं और ये फाइटर जेट दोस्तों 65,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। और दोस्तों इसकी स्पीड इतनी खतरनाक है कि इतनी स्पीड किसी भी फाइटर जेट के पास नहीं है। दूसरा इसका कारण है कि दोस्तों यह फाइटर जेट में डबल इंजन लगा हुआ है। इस इंजन का नाम RD-33 टर्बोफैन इंजन है। दोस्तों मिग 29 दुनिया का पहला ऐसा विमान है जो डुअल मोड एयर इंटेक से सुसज्जित है। उड़ान के दौरान खुली हवा के इंटेक इंजनों को हवा पहुंचाते हैं और जमीन पर चलते समय हवा के प्रवेश द्वार बंद कर दिए जाते हैं और रनवे से विदेशी वस्तुओं के प्रवेश को रोकने के लिए हवा को विंग रूट की ऊपरी सतह पर लूवर्स के माध्यम से खिलाया जाता है। खराब रूप से तैयार हवाई क्षेत्रों से संचालन करते समय यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। दोस्तों इंजन ऊंचाई पर 2400 किलोमीटर प्रति घंटा की उड़ान से बढ़ सकता है और ज़मीन के पास 1500 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति प्रदान करता है। मतलब दोस्तों ये ध्वनि की रफ्तार से 2 गुना से भी तेज उड़ान भरता है और सर्विस सीलिंग 18,000 मीटर है। दोस्तों ऊंचाई पर अधिकतर सीमा 1500 किलोमीटर है और ज़मीन के पास ये 700 किलोमीटर है। जनवरी 2007 में हस्ताक्षरित एक समझौते के तहत भारतीय वायुसेना के मिग 29 विमानों के लिए RD-33 इंजनों को भारत में लाइसेंस निर्मित किया जाना है। दोस्तों इनको लाइसेंस निर्मित निर्माण किया गया, इनको चेंज किया गया और भारत ने अपने हिसाब से इसमें राडार का उपयोग किया और इस हिसाब से इस फाइटर जेट को नाइट विजन गूगल से भी संचालित कर सकते हैं। उसके एवियोनिक्स और सेंसर को भी चेंज किया गया। इसके अलावा दोस्तों एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कर सकता है अब ये फाइटर जेट, मतलब इसको फुल प्रूफ 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट में बदला गया। तब जाकर इसको दोस्तों श्रीनगर चाइना और पाकिस्तान की बॉर्डर पर तैनात किया गया। दोस्तों मिग 29 330 मीटर प्रति सेकंड की दर से चढ़ सकता है। विमान की अधिकतम और क्रूज गति 2400 किलोमीटर प्रति घंटा है और 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। नौका सीमा 2100 किलोमीटर है और इसकी रेंज और सर्विस सीलिंग क्रमशः 1430 किलोमीटर है और 18,000 मीटर है। मतलब दोस्तों ये मैं भारतीय फुलक्रम मिग 29 वायुसेना के फाइटर जेट की बात कर रहा हूँ। इस विमान का लगभग वजन 11,000 किलोग्राम है और इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन 18,000 किलोग्राम है। मतलब दोस्तों ये 18,000 किलोग्राम तक पेलोड ले जा सकता है। दोस्तों किस प्रकार से अमेरिका ने इस फाइटर जेट का उपयोग किया
किस प्रकार भारतीय नौसेना करती है और भारत की वायुसेना करती है। सारा जानकारी मैंने आपको डिटेल्स में दे दी है। मुझे लगता है वीडियो बड़ा ज़रूर हो गया है, पर दोस्तों जानकारी देना भी ज़रूरी था। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख के, इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है और इस तरह के वीडियो लेकर आ पाते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय राजस्थान।